following statements. In tropical regions, Zika virus disease is transmitted by same mosquito that transmits dengue, and sexual transmission of Zika virus disease is possible. So, unless we know these facts, probably we won't be able to solve this question. किसी को alternative method पता है क्या? मतलब, would you be able to eliminate any option इसमें? मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, बट एक ये है कि से वायरल डिजीजेस रहती है, वायरल डिजीजेस हमेशा डायरेक्ट ट्रांसमिट होती है, राइट? सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जिका वायरस इज पॉसिबल, यस. सो मोस्ट ऑफ द केसेस में बिकॉज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, राइट? सो वायरल डिजीजेस will transmit in these cases, right? Right. So second statement was possible due to some common या फिर simple knowledge. First statement was typical one. तो उसमें इसलिए था because again we know that 16-17 में Zika was like the corona of that time. तो इसमें इन्फो यही है कि जिका वायरस ये मस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है, transmitted primarily by Aedes mosquitoes or mainly Aedes aegypti. So this is the same mosquito that transmits dengue, chikungunya and yellow fever. तो at least उस टाइम ही ये पता होना चाहिए. At least in current affairs we would have learned. So then here it transmits from mother to fetus during pregnancy through sexual contact, transfusion of blood and blood products, and organ transplantation. And there is no vaccine or medicine for Zika virus. So there is no वैक्सीन और मेडिसिन, लेकिन इसके सिम्टम्स को रिड्यूस करके ट्रीट करते हैं बस. तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है. तो इसका these kind of questions, मतलब ऐसे questions में we have to know what is the virus or bacteria or fungi by which the disease is caused, उनके names. ये थोड़ा important है. Symptoms if we learn it is better. तो ऐसे similar questions भी आए हैं 2015 में. H1N1 वायरस का दूसरा नाम क्या है, ये काफी इजी है. Then there's which of the following statements is not correct. तो ये हेपेटाइटिस के बारे में पूछा है. तो इसके बारे में completely जानना बहुत जरूरी, like you know what hepatitis A, B, C क्या है, and which one has vaccines and which one doesn't have, which one is more. तो ये ऑप्शंस देख लेना. हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV. तो इसमें ये पूछा है which one is not correct. तो not correct में ये हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है, बी के लिए वैक्सीन है. राइट. सो इसमें ये बोला है कि सी बी का नहीं है, सी का है. सो एग्जैक्टली द ऑपोजिट. गलत हो जाता है. संजय, आप अपना पार्ट आप करोगे क्या? हाँ, मैं पूरा नहीं कर पाया, बट मैंने वो जितना किया है वो मैं कर दूंगा. अच्छा, ठीक है. आप दीप्ति यहाँ पे ना लेफ्ट के अंदर ना वो बुक्स बने हुए हैं, वो लेंस का जो सिंबल है ना उसको प्रेस करोगे ना, जो बुक्स बना हुआ है, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा. कैन यू जस्ट टेल मी एग्जैक्टली वेयर? जहाँ पे पीटी रिसर्च डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, उसके साइड में बुक्स. हाँ, बुक्स बन रहे उसके ऊपर, उसके जस्ट ऊपर. हाँ, यहाँ इस पे क्लिक करो. ये तो अंडू है ना? नहीं, अरे वो बुक जहाँ पे बन रहा है वो पीटी रिसर्च डॉक्यूमेंट के ऊपर, मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर. हाँ, ये इसको क्लिक करो. अरे मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर जो निशान. हाँ, ठीक है. अब यहाँ ऊपर राइट में शेयर बटन आ रहा है, उसके साइड में एक एरो बना हुआ है, तो उसको क्लिक करोगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा.
संजय आप स्टार्ट करोगे? हाँ ठीक है। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 11 था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, दो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कई बार यूपीएससी ने कई बार इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें पूछ रखी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एग्जैक्टली वर्ड जो है वो एक दो बार पूछा हुआ है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती है, तो इस टाइप से और भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि who decides RBI benchmark इंटरेस्ट रेट, तो वो चीज करेक्ट था। सेकंड स्टेटमेंट था कि इट्स अ 12 मेंबर बॉडी, तो ये सबको पता है कि 6 मेंबर बॉडी था। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट था ये गलत हो जाना। एंड लास्ट में थर्ड था चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो अगेन ये जो स्टेटमेंट था ये रॉन्ग था। ये आरबीआई गवर्नर जो है उनके अंडर होता है। ठीक है, सो आंसर सिंपली ए हो जाना था। तो इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था इसके ऊपर। एंड थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखोगे तो ये एस्टैब्लिश कौन से एक्ट में किया गया था? आरबीआई एक्ट 1934 में एस्टैब्लिश किया गया था। एंड इसमें टारगेट आरबीआई के लिए ये रखा गया था कि दे हैव टू मेंटेन इन्फ्लेशन रेट विद इन +-2%। ठीक है, 4% +-2%। ठीक है, तो ये इसके अंदर उनको रखना था। ठीक है, एंड कौन सी कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था, किसी को पता है? विच कमेटी रिकमेंडेड एमपीसी? उर्जित पटेल। करेक्ट, तो उर्जित पटेल कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था। एंड 6 मेंबर बॉडी है। हेड जो है इसके एक्स ऑफिशियो आरबीआई गवर्नर है, वो चेयरपर्सन होते हैं। फिर डेप्यूटी गवर्नर होते हैं हु इज इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो डेप्यूटी गवर्नर भी 4 होते हैं, बट उनमें से एक जो होता है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, एक ऑफिसर आरबीआई का हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ आरबीआई, तो वो होता है प्रेजेंट। एंड 3 पर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक फर्दर ऐसा सवाल बन सकता है, आर दीज 3 पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अवेलेबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? तो ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा? हेलो, फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स है, उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलता, रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलता उनको। एंड एक और फॉलोअप क्वेश्चन है, क्या आरबीआई के गवर्नर के पास कोई कास्टिंग वोट होता है इसके अंदर? करेक्ट, तो वैसे भी 6 मेंबर बॉडी है, तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ 3-3 टाई हो जाए, तो उस केस में एक कास्टिंग वोट मिलता है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर को। और कोरम जो है इसके लिए 4 मेंबर, मतलब मिनिमम इतने लोग हों तभी उसकी मीटिंग कंडक्ट होगी, तो 4 मेंबर का कोरम होना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड, थोड़ा काफी न्यूज में आता रहता है, तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं आरबीआई का स्टैंड अकोमोडेटिव है, तो उसका क्या मतलब है? कि अकोमोडेटिव मतलब है कि अभी जो आरबीआई है इट इज विलिंग टू कट इंटरेस्ट रेट एंड देयरफॉर इंक्रीज सप्लाई एंड बूस्ट ग्रोथ। ठीक है, तो आरबीआई का स्टैंड अकोमोडेटिव का ये मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ना वो कट भी कर सकता है या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी सकता है। और जब हम बात करें हॉकिश की, तो उसका जो मेन क्राइटेरिया होता है या जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है उसके लिए, वो है कि हम इन्फ्लेशन को चेक में रखें। ठीक है, सो यहाँ पे आरबीआई जो है अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक भी कर सकता है। ठीक है, मतलब हाइक ही करता है ज्यादातर। और फिर अभी करंटली भी सिनेरियो देखें ना, तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग वाला जो स्टैंड है वो ज्यादा सुनने में मिलता है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन रेट तो हाई चल रहा है, लेकिन ग्रोथ को भी हमें साथ ध्यान में रखना है। तो वो इंक्लाइन तो होता है टुवर्ड्स रेट हाइक, लेकिन वो ये भी चीज इंश्योर करता है कि हमारा जो ग्रोथ टारगेट है वो हिट ना हो। ठीक है, तो ये 4 जो वर्ड उनका मीनिंग होता है, तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, PYQs टुवर्ड्स द राइट है। दीप्ति अगर आप शो कर सकते हो तो। हाँ, तो देखो 2015 में एक सिंपल सा सवाल पूछा था, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या इसमें से कंपोनेंट है, तो फटाफट से देख के बता दो। फर्स्ट वाज बैंक रेट, नेक्स्ट वाज ओपन मार्केट ऑपरेशन, थर्ड वाज पब्लिक डेट, फोर्थ वाज पब्लिक रेवेन्यू। तो बताओ क्या होना चाहिए था इसमें? सी होना चाहिए ना? करेक्ट, तो सी बहुत ही सिंपल था। बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करता है, तो वो जो भी कुछ आरबीआई करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, बाकी जो कुछ गवर्नमेंट करती है वो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है। तो पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू वो गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी के अंडर आता है।
नेक्स्ट 2020 में अगेन सिमिलर लाइंस पे ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्क्रॉल करना। हाँ, सो आरबीआई हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंड, हाँ इतना ठीक है। So RBI had decided to adopt an expansionist monetary policy. Which of the following would it not do? ठीक है, तो RBI एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आई थिंक इसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2013 में पूछा गया था। RBI of India regulates the commercial banks in the matters of first is liquidity of assets, second branch expansion, third merger of banks, fourth winding up of banks. तो अतुल सर और रेमंड सर के अलावा कोई और प्रसाद के अलावा कोई आंसर बताओ इसका। एनीवन जिसको आंसर पता हो इसका 13 वाले का? सी 1 2 3 है आंसर। दीप्ति वो वीडियो चला गया, पता नहीं क्यों। अब दिख रहा है? हाँ, तो कोई और गेस करना, हाँ कोई और गेस करना चाहेगा? सी 1 2 3 इट्स नॉट सी 1 2 3, इट्स डी 1 2 3 4। ये सारे ही ऑप्शन उसमें है आरबीआई के परव्यू के अंडर, ठीक है। तो ऑल्दो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, बट क्वेश्चन अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने डाल दिया। ऑलराइट, तो ये था इसके बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है मॉनेटरी पॉलिसी में? कोई और इन्फो है किसी के पास? एक चीज बस ये याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी में वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बना है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा डाल दे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो वो गलत हो जाएगा। आंसर केवल इसका आरबीआई एक्ट 1934 है, ठीक है। और उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था। यस सर, तुम सर बोले। इसमें ये भी तो था ना कि इसकी जो रिकमेंडेशन बाइंडिंग, क्या होती है? बाइंडिंग बाइंडिंग किस पे? ये मुझे याद नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट चेक करते हैं। बैंक्स पे बाइंडिंग हो सकती है, गवर्नमेंट पे कैसे बाइंडिंग? बाइंडिंग हो सकती है, बैंक्स पे बाइंडिंग होती है, ठीक है। एक बार वो बता देना क्या वो पॉइंट था। और नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दीप्ति और हाँ, सो ये क्वेश्चन मणिपुरी संकीर्तना के बारे में था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गेस करना मुश्किल हो जाता अगर आंसर नहीं भी पता होता ना, तो थोड़ा सा 50-50 में जरूर कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग क्या था कि अगर आप सेकंड ऑप्शन देखोगे ना, तो वहां लिख रहा है सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल परफॉर्मेंस यूज्ड इन द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये ओनली वाला एक रेड फ्लैग हो जाता है, वहां से थोड़ा एलिमिनेट करने के लिए वो चांस मिल जाता है। तो उससे जो आंसर था वो अपन बी या सी में आके अटक जाते, सॉरी बी या डी में आके अटक सकते थे, ठीक है। सो 50-50 चांस था, तो वहां से आई थिंक इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था, ठीक है। सॉरी आई थिंक मैंने सी गलत लिख दिया। इसका आंसर जो था इट्स बी था, ठीक है इसका आंसर। सो सिंबल्स, ये फोटो देख सकते हो, तो इसमें ड्रम और सिंबल्स दोनों यूज होते हैं। श्री कृष्णा या वैष्णवाई ट्रेडिशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है ये संकीर्तना वाला ट्रेडिशन, ठीक है। एंड मणिपुर जो है वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। एंड 2013 के अंदर ये यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, उसका भी पार्ट था, मतलब उसका पार्ट बन गया। सो उस सेंस में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये मैंने पूरा नेक्स्ट इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने पूरा जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इंडिया के, आई थिंक ऑलमोस्ट 13 है, तो वो 13 का सबका वो लिख दिया है। एंड उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी लिख दिया है कि क्या क्या उनमें इंपॉर्टेंट फीचर थे। तो नेक्स्ट टाइम कभी इस टाइप का सवाल आता है तो यू कैन इजीली वर्क अराउंड इट। एंड रिसेंटली 2021 के अंदर हमारा जो दुर्गा पूजा है वेस्ट बंगाल का, उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में। एंड उससे पहले किसको इंक्लूड किया गया था, किसी को याद है क्या? सो कुंभ मेला था, उसको इंक्लूड किया गया था। तो कल हम डिस्कस भी कर रहे थे ना कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है। तो कुंभ मेला जो है वो 4 जगह होता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक एंड उज्जैन, ठीक है।
तो इलाहाबाद जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, प्रयागराज जो गंगा और यमुना का जो संगम है, वहां पे सबसे मेन जो है इनमें कुंभ मेला वहीं होता है एंड एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट होती है। ठीक है, तो ये चारों जगह के जो कुंभ मेले हैं ये इसके अंदर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। ठीक है, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स के ऊपर बसे हुए हैं, जैसे कि हरिद्वार गंगा के ऊपर है, उज्जैन शिप्रा के ऊपर है, इलाहाबाद में गंगा एंड यमुना का संगम होता है, एंड नासिक में कौन सा रिवर है यार प्रसाद सर? क्या, सॉरी क्या पूछ रहे हो? नासिक में कौन सा रिवर है? गोदावरी। गोदावरी। हाँ, तो वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, सो यही था। इससे और तो मेरे को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला नहीं, PYQ ऐसा कुछ, तो इन्हीं को ही देख लेना। और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये क्वेश्चन था रैयतवाड़ी सिस्टम के ऊपर कि ब्रिटिश रूल में जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो सिंपली अगर आपको आंसर पता होता तभी आप कर पाते, नहीं तो थोड़ा मुश्किल था इसको कर पाना। तो कॉर्नवालिस जो थे वो एक्चुअली इससे एसोसिएटेड नहीं थे। कॉर्नवालिस जो थे वो महल वाली जो सिस्टम है उससे सॉरी कॉर्नवालिस जो थे वो परमानेंट सेटलमेंट से एसोसिएटेड, हाँ परमानेंट सेटलमेंट से एसोसिएटेड थे। और एलेक्जेंडर रीड और थॉमस मनरो जो है उन्होंने ये मिलके रैयतवाड़ी सिस्टम बनाया था। ठीक है, सो इन्फो इतना ही था इसके बारे में। बाकी सिस्टम्स देख लेते हैं। राइट साइड में वो लिखा हुआ है, मैंने सारे सिस्टम एक्सप्लेन करे हुए। दीदी थोड़ा सा राइट स्क्रॉल करना। हाँ, तो देखो सबसे पहले इजारादारी सिस्टम था। मतलब इजारादारी इनफैक्ट ब्रिटिश के आने से पहले भी चल रहा था। वो जो डिक्लाइनिंग मुगल है आफ्टर औरंगजेब वहीं से चालू हो गया था, लेकिन जब अंग्रेज आए थे उन्होंने कुछ टाइम इजारादारी सिस्टम फॉलो किया था। इजारादारी सिस्टम में बेसिकली था क्या, इजारा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जो भी ऐसा बोली लगाता था कि हम इस फार्म में से फार्मिंग करके इतना रेवेन्यू निकाल के देंगे, तो उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये था इजारादारी सिस्टम, इतना ही था और कुछ नहीं था। इसमें कोई सेटलमेंट नहीं मिल रहा था किसी को। ठीक है, सो किसी इसको को इजारादारी, हाँ, इजारादारी और फौजदारी सिस्टम में डिफरेंस पता है क्या? इजारादारी तो केवल रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट था फार्मिंग से रिलेटेड। फौजदारी था कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आर्मी रखोगे। ठीक है, तो वो नाम में ही इन दोनों के है। ठीक है, और इजारादारी बेसिकली रेवेन्यू फार्मिंग ही बोलते थे। तो जो भी हाईएस्ट बिडिंग करता था कि हम लोग इस लैंड में से इतना रेवेन्यू निकाल के दे देंगे, तो फिर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने इस सिस्टम को भी फॉलो किया था, लेकिन ये चीज याद रखना कि ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट नहीं किया था, ये लेटर मुगल्स जो थे उनके टाइम से चला आ रहा था। नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था, और जब उन्होंने बेसिकली रेवेन्यू संभालना शुरू किया तब भी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए यहाँ पर, वो यूएस वगैरह से हार कर यहाँ पे पहुंचे, तो फिर उन्होंने रियलाइज किया कि हम लोग जो है एक प्रॉपर्टीड क्लास बनाएंगे। ठीक है, विच वुड बी लॉयल टू ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट का आइडिया निकाला। सो इसमें आइडिया क्या था कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग जमींदार क्लास है उनको लैंड राइट्स दे देंगे। ठीक है, मतलब पट्टा जो होता है ना, जिसको बोलते हैं लैंड का जो राइट होता है, वो उसको दे देंगे। तो जो जमींदार जो अब तक ट्रेडिशनली केवल रेवेन्यू कलेक्टर का रोल था, वो अब ओनर बन गया उस लैंड का। ठीक है, एंड इस सिस्टम के अंदर जो टैक्सेशन था उसको फिक्स किया गया था। तो इसीलिए वो नाम परमानेंट इसमें इसलिए है क्योंकि टैक्सेशन फिक्स हो गया था इसके अंदर। तो 1/11 शेयर जो था वो जमींदार के पास रहता था, बाकी 10/11 यानी ऑलमोस्ट 99% सॉरी 90% जो शेयर था वो ब्रिटिशर या ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना था। ठीक है, तो एक बहुत हाई रेवेन्यू था, लेकिन वो फिक्स कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के पास एटलीस्ट इतना तो हो गया था कि उनके पास एक रेवेन्यू कंसिस्टेंट रेवेन्यू फ्लो रहेगा। ठीक है, सो ये कॉर्नवालिस का इन्वेंशन था, एंड इसके अंदर जो टैक्स था वो कैश के अंदर पे करना था। ठीक है, और एरिया ऑफ फोकस क्या है, जो एग्जिस्टिंग जहां से
ब्रिटिशर्स का रूल सबसे पहले शुरू हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी वगैरह, तो वहां पे ही कंसंट्रेटेड रहा ये जमींदारी सिस्टम। बाकी जगह क्यों नहीं पहुंच पाया, तो इसके कई सारे रीजन है कि जैसे सदर्न इंडिया में कोई इतनी स्ट्रांग जमींदारी क्लास नहीं थी, तो उसकी वजह से नहीं फैल पाया। और रैयतवाड़ी सिस्टम नेक्स्ट जो सिस्टम डेवलप हुआ था इंडिया में वो रैयतवाड़ी सिस्टम था। अभी हमने पढ़ा थॉमस मनरो और अलेक्जेंडर रीड, इन्होंने मिलकर इसको एस्टैब्लिश किया था इन 1820 इन सदर्न इंडिया। ठीक है, सो एरिया ऑफ फोकस कहाँ है? मद्रास है, बॉम्बे है, पार्ट्स ऑफ असम, कुर्ग प्रोविंस ऑफ इंडिया। सो रैयतवाड़ी में ओनरशिप जो राइट था वो प्रेसिडेंट के पास था। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। जमींदारी के अंदर जो जमींदार था, जो अब तक के लैंड सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो लैंड ओनर बन गया था, और जो फार्मर था वो टेनेंट एट विल बन गया था। ठीक है, टेनेंट मतलब वो किराए पे जैसा लैंड पे वो खेती कर रहा है वैसा उसका स्टेटस हो गया था। लेकिन रैयतवाड़ी में पेजेंट्स को राइट मिला था। सो रैयत इज अ पर्शियन वर्ड मीनिंग फार्मर, और अभी भी तेलुगु डिक्शनरी में ये यूज होता है। रैयत का मतलब उधर फार्मर ही होता है, रैतु बंधु स्कीम भी है उधर। ठीक है, सो ये एक अच्छा चीज हुआ था कि ओनरशिप जो है फार्मर्स को ही मिल गया था। ठीक है, सो इसके अंदर टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो 50% जो टैक्सेशन था वो फिक्स कर दिया गया था फॉर लैंड विच वर ड्राई। ठीक है, जहाँ पे खेती के लिए कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी वहां पे, एंड 60% इन इरिगेटेड लैंड्स। ठीक है, सो द ओनरशिप वेस्टेड विद फार्मर्स, लेकिन ये जो टैक्स था काफी हाई रहता था, और कई बार बिना लैंड रेवेन्यू असेस किए प्रॉपरली ये टैक्स लगा दिया जाता था, तो उसकी वजह से दिक्कतें रैयतवाड़ी सिस्टम में भी खूब थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। महलवारी सिस्टम, तो महलवारी सिस्टम जो बाकी इंडिया बच गया वहां पे ये चीज डिवाइस हुआ था। तो महलवारी सिस्टम जो था वो होल्ट मैकेंजी ने 1822 के अंदर डेवलप किया था, एंड इस सिस्टम को बाद में विलियम बेंटिक ने और रिफॉर्म किया था इन 1833। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वहां पे मेजर फोकस एरिया थे। सेंट्रल प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आगरा, पंजाब, गैंगेटिक वैली एक्सेट्रा, तो यहाँ पे ये मेजर फोकस था इस रेवेन्यू सिस्टम का। तो इसमें होता क्या था, एक एंटायर विलेज जो था उसको एक महल मतलब एक क्लासिफाई कर देते थे एज महल, एंड वहां पे एक हेडमैन को अपॉइंट कर देते थे जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो पूरे गांव के जितने भी फार्मर्स है उनसे टैक्स कलेक्ट करके लाके दे। ठीक है, सो एक कॉमन ओनरशिप हो जाती थी। ठीक है, सेंस ऑफ कॉमन ओनरशिप था। सो ओनरशिप वेस्टेड विद द पेजेंट एंड द टैक्स वाज एक्सेसिव इन दिस सिस्टम टू। ठीक है, सो ये नीचे एक इन्फोग्राफिक दिया हुआ है कैसे कैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप हुआ। तो इसमें आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ एरिया कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा क्या नाम बोलते हैं, इंडिया का एरिया सबसे ज्यादा कौन से सिस्टम के अंडर फॉलो हो रहा था। तो रैयतवाड़ी में सबसे ज्यादा एरिया था इंडिया का, फॉलोड बाय महलवाड़ी एंड फॉलोड बाय परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो 52%, 29% एंड 19%। एंड साथ ही साथ कुछ और जो इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने डेवलप करने में हेल्प करी थी उस सिस्टम को, उनके भी नाम लिखे हुए, तो उनको भी एक बार देख लेना। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? ऑलराइट, फिर नेक्स्ट जो परमानेंट सेटलमेंट होता था उसमें एक सनसेट क्लोज भी होता था। यस, ये आज हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स की वाले सेशन में। कूल है। तो सनसेट का वो मतलब यही था कि अगर आपने वो उस दिन के सनसेट से पहले जो भी टैक्स था वो पे नहीं किया तो आपका जो लैंड था ऑक्शन हो जाता था। ठीक है, तो उसी सेंस में था जैसे हम शाम को इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रहे थे कि अपने आप ही वो फिर वॉइड हो जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट। और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी उसमें एब्सेंटी लैंड, मतलब वो अपने से नीचे मतलब किसी और को दे देते थे इस टाइम जमींदार से होते थे। मतलब ये लैंड ऑलमोस्ट 90% लैंड जो है वो मतलब हैंड्स चेंज हो गए थे लैंड के, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आउटकम था इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का। ठीक है, ये इजारादारी सिस्टम हेस्टिंग लेके आया था ना, तो उसके पीछे कुछ रीजन था। हेस्टिंग लेके आया था, उसने एक सेक्शन में लगाया था इंडिया में
उसके पीछे हम मॉडर्न में भी पढ़े थे, उसके आगे से कुछ अपराइजिंग वगैरह हुआ था, याद है किसी को? सन्यासी था क्या? वो तो सन्यासी रिवॉल्ट अलग है, ये कुछ अवध में हुआ था ना, अवध के आसपास कुछ, गोरखपुर अवध के यहाँ पे। मतलब रीजन पता है, रीजन नहीं पता। रीजन ये था कि बहुत लॉस हुआ था मैसूर और मराठा की वॉर के साथ, मतलब उस वॉर के बाद, तो इसीलिए फिर हेस्टिंग ने इजारादार सिस्टम अवध, पॉसिबल अवध के आसपास लागू करा था। कुछ अलेक्जेंडर हैनी करके बंदा था उसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, वो लाइक फर्स्ट इजारादारी वो यूपी में था, नॉट इन अवध एरिया, वही थोड़ा बट हाँ यूपी भी Gorakhpur, Bahrain, Jahandar Shah was the king, I guess, ruler. यस। हाँ, तो वो जहांगीर शाह के अंडर ही आया था, लेटर मुगल्स के अंडर, एंड बाद में ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, तो उन्होंने मुगल्स का ही सिस्टम फॉलो किया। ठीक है, तो उतना ही है, बाकी इतना है नहीं इसमें बस। और बाकी इक्तादारी और मनसबदारी भी था, लेकिन वो फिर पढ़ने बैठेंगे तो वो पूरा मिडिल का क्लास हो जाएगा, तो फिर आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, 2012 में ये सवाल पूछा गया था, स्टेट अप रैयतवारी सेटलमेंट से क्वेश्चन उठा लिया था। ठीक है, सो पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो सिंपली हमने डिस्कस कर ही रखा है, जैसे रेंट वाज डायरेक्टली पेड बाय द प्रेजेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज सही है, द गवर्नमेंट गिव पट्टास टू रेयर, तो ये भी हमने डिस्कस किया, ये सही है। और लास्ट वाला पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया था कि सर्वे और जो एसेस्ड है ये इतना सही होता नहीं था, वो बहुत ज्यादा करप्शन उस लेवल पे भी होता था, तो थर्ड वाला गलत था, आंसर जो था बी था केवल इसका। नेक्स्ट, एक 2000 के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि जागीरदारी रैयतवारी मैच द फॉलोइंग था। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था जो डिस्कस किया है अभी तक हमने, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अगेन फिर 2001 में परमानेंट सेटलमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंपल था, जमीन परमानेंट सेटलमेंट को ही लेके था। ठीक है, तो एज सच इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो पूरा फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। पर वो वाले जो क्वेश्चन आपने पहले वाला था उसमें शायद ऑल ऑफ द अबव होगा, थर्ड वाला स्टेटमेंट भी ठीक था, आई थिंक एक बार चेक कर लो। हाँ, वो अभी आपने ही बताया ना, 50% ड्राई लैंड और 60% इरिगेटेड लैंड के। एसेस तो करते थे, शायद सही से नहीं करते थे, लेकिन एसेस तो करते थे। स्टेटमेंट तो जनरल है ना काफी, तो पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा, मतलब लैंड्स वर सर्वेड एंड एसेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। 50-60 बोला उन्होंने, मतलब हाँ, तो शायद एक बार क्या आंसर है देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर कोई कंफर्म कर दे तब तक। ठीक है, फिर जस्ट a second। हाँ सॉरी, उसका वो 80 का सी है आंसर, वो तीनों करेक्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट कोई और कंटिन्यू करेगा क्या? तुम सर आप कंटिन्यू करोगे क्या? सर आपका भी बचत हो गया, आज तो कोई क्वेश्चन थे आप। नहीं, अरे मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला। अतुल आप कंटिन्यू मैं कर करेंगे? देता हूँ, वैसे मैं प्रिपेयर करके नहीं आया था ज़्यादा, कर देते हैं। अतुल की वॉइस की दिक्कत हो रही है क्या? सभी को आ रहा है क्या सही से? वॉइस क्या हो रहा है, मतलब इको आ रहा है, क्या हो रहा है? थोड़ा नहीं, थोड़ा लो आ रहा है, इको नहीं। थोड़ा लो आ रहा है, हाँ। हेलो, अभी ठीक है? हेलो,
अभी ठीक आ रहा है क्या? अभी तो मुझे किसी का भी नहीं आ रहा है। अभी भी लो ही है वॉइस थोड़ा सा। मैं कल लीव कर जाएगा। हेलो, अभी ठीक है? हाँ ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग प्राइवेट मेंबर बिल्स। ठीक है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, अगर एक बार भी आपने पढ़ा होगा प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड। तो प्राइवेट मेंबर एक बार देख लेते हैं होते क्या है। जो भी मतलब अदर देन मिनिस्टर जितने भी एमपीज होते हैं वो सभी प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, सबको हम प्राइवेट मेंबर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो पहला इजी था, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे। तो डिफरेंस देख लेते हैं पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में क्या होता है। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है एक मिनिस्टर। लाइक हम देखते हैं 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, तो इसको अदर देन मिनिस्टर कोई भी इंट्रोड्यूस करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। ठीक है, देन सेकंड था इट रिफ्लेक्ट्स द, तो ये पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। और इधर ये अपोजिशन पार्टी, जनरली अपोजिशन पार्टी ही प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, बट ऐसा ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि रूलिंग पार्टी से कोई नहीं ला सकता। बट ठीक है, नेक्स्ट हो गया। तो इसके ग्रेटर चांस होते हैं अप्रूव होने के, क्योंकि रूलिंग पार्टी होनी चाहिए, दैन इसके लेस चांस होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से डिफरेंस देख लेना, इसमें सच कुछ नहीं था। मेन जो इसमें पॉइंट था सेकंड वाला था, जो इसमें स्टेटमेंट में गिवन था कि रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है, अभी तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट वन इसमें 1970 में हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आया तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 2 से 3 बिल पास हुए हैं, मतलब प्राइवेट मेंबर बिल। तो थोड़ा ऐसा देखिए ना, 1970 में लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था। दीप्ति इसको थोड़ा जूम इन करोगे? हाँ। संजय, ये जूम इन कैसे करना है? कंट्रोल प्लस प्लस वाला सिंबल करना। नहीं हो रहा है। राइट साइड में वो एग्जिट कर लो ना फुल स्क्रीन, एक मिनट। राइट मोस्ट कॉर्नर, टॉप मोस्ट, शो कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। नहीं, ये एग्जिट नहीं फुल नहीं, स्क्रीन हो रहा है। हाँ वहां से करके देन जूम इन करो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। वहां से वहां पे क्लिक कर लो, देन यू हैव ऑल द टूल्स ना अगेन। चलो रहने देते हैं, इसमें ऐसा सच कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो हो गया। अब तो एक दिख बार रहा है? हाँ तो एक बार से फर्स्ट वाला बिल देख लेते हैं। जो फर्स्ट बिल था तो वो था मुस्लिम बिल 1952। ठीक है, तो ये लोकसभा में पास हुआ था 1954 में। और जो सबसे रिसेंट था वो ये था 9th वाला। थोड़ा इसको डाउन कर दो। तो ये 1970 वाला बिल था। ये था द सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ द क्रिमिनल एपिलेट जुरिडिक्शन बिल 1968। तो ये लास्ट बिल था जो पास हुआ था लोकसभा से। बाकी सब उससे पहले के बिल है, इतना थोड़ा माइंड में रखना है। 14 बिल पास हो चुके हैं। बाकी इससे ऐसा कुछ कोई और क्वेश्चन रिलेटेड था नहीं,
बट ये जो थीम थी ये पार्लियामेंट था, तो पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं पाए, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड रहते हैं जब भी। किसी को कुछ ऐड करना है तो बता सकता है। ऑल्सो डिफरेंस में जो लास्ट पॉइंट था ना कि ड्राफ्ट कौन करता है बिल, वो एक बार ही देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट हाँ बन जाता है। और ये भी प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो स्पेसिफिकली किस डे पे इंट्रोड्यूस होता है या डिस्कस होता है, जैसे गवर्नमेंट फ्राइडे बिल, पब्लिक फ्राइडे बिल को। फ्राइडे को हाँ होता है ना हाँ कोर्ट में। हाँ, राइट राइट। मुझे लगा इतना तो और फ्राइडे होगा। टाइम पीरियड कितना देना पड़ता है नोटिस? आई थिंक 1 month का होता है। 1 होता है या 2 होता है? कंफर्म नहीं है। और इसके लिए पब्लिक बिल के लिए 7 days में भी या 10 आई थिंक 10 डेज है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। days order। जो सेकंड क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन वैदिक आर्यन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब डिफरेंस पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें अगर इतना भी पता होता कि जो आयरन था वो फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो इसमें गिवन था कि आईवीसी के अंदर न्यू थे, कॉपर और आयरन दोनों को जानते थे, जो कि फॉल्स था। सेकंड स्टेटमेंट भी आप एलिमिनेट करते तो इसलिए आप 2 ऑप्शन में आ जाते हैं। और देन थर्ड वाला ऑप्शन जो होता है इसमें जो होस्ट से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा मतलब कंटेस्टेड है टॉपिक। कि कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि हाँ कि मतलब वहाँ पे कुछ एविडेंस मिले थे सुखता, तो और कुछ करके प्लेस थी वहाँ पे एविडेंस मिले थे। और जनरली तो मतलब एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें उस हिसाब से फॉल्स है मतलब स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मैंने वही लिखा हुआ था इसमें क्या था मतलब। तो ये डिफरेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थे इनमें, मतलब तो पूरा ही मतलब एक चैप्टर बन जाता। तो मैंने इसमें एज सच डाला नहीं, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ और डाल दिया था, लाइक जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी इधर आईवीसी की, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं। लाइक 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये प्लेसेस थी कुछ। तो इसमें जो अभी रिसेंटली मतलब न्यूज़ में थी वो राखी गढ़ी थी। ठीक है, देन लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था धोलावीरा से, 2021 में क्वेश्चन आया था, जहाँ पे वाटर रिजर्व भी मतलब मिला था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एक बार प्लेसेस ये देख लेना है मतलब। देन और एक ये वाला आता है मतलब, देखिए स्क्रॉल डाउन करोगे कि जो आर्यन इन्वेजन हुआ था, तो उसमें किस पर्सनैलिटी ने क्या बताया था कि आर्यन कहाँ से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था तिब्बत से, देन बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिक बोला था, ने नाजी बोलते थे और जर्मन से। तो और कोई पर्सनैलिटी या तो इसमें एड ऑन कर देना, मुझे यही तीन याद आएगा। देन सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में मतलब डिफरेंसेस से पूछ सकते हैं। लाइक वुमेन की कंडीशन थोड़ी डेटरेट हो गई थी इस टाइप से, तो कल्चर मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सारा हो मतलब देख लेना, तो काफ़ी लेंदी हो जाता अगर तुम इसमें ऐड ऑन करता। ठीक है, सच और किसी को कुछ ऐड करना है मतलब जो पूरा चैप्टर हो जाएगा अगर तुम इसमें ऐड ऑन करने का। एक माइन्यूर सा डिफरेंस अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में। अर्ली वैदिक का एंड ही वही हुआ था कि मतलब लेटर वैदिक की स्टार्टिंग ही वही होती कि स्टेटहुड की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था सबका, और थोड़ा सोशल ऑर्डर बेटर प्लेस में जा रहा था। हाँ, जैसे आपने बताया कि विमेन का ये बढ़ गया था इम्पोर्टेंस एंड ऑल, तो वो बेसिक चीज है इसमें, बाकी तो ठीक ही है। किसी को ये याद है क्या लोथल में अभी म्यूजियम बन रहा है?
या धोलावीरा में? नहीं, लोथल है। तो ये थर्ड क्वेश्चन मतलब करंट रिलेटेड क्वेश्चन था। उस टाइम एक स्कीम की रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम। तो एज सच मतलब अभी तो इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं होता, बट इसमें जो ये था यहाँ मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो इसका फोर्थ ऑप्शन था, तो गवर्नमेंट ने ये मतलब ये भी लॉन्च किया था 2016 या 17 में PMKVY इन सब होते। तो उससे रिलेटेड एक बार और क्वेश्चन फिर पूछा गया था मतलब, जिसमें हम स्किल देते हैं मतलब एक करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था। सच अभी तो इसका कुछ ज़्यादा रेलिवेंस है नहीं, तो मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिया था। 2018 में ही पूछा था वो नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट पे चल सकते हैं। सच इम्पोर्टेंट नहीं है ये, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा एरिया था जो एक गुड लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे। तो सत्यमंगलम हम पढ़ते हैं मतलब, जो कि एक लिंकेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाइक बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड भी क्वेश्चन का 2-3 बार आ चुके हैं लगातार। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं, तो वो पूछा था एक बार अगस्त के मलाई से पूछा था। तो ये एरिया मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मतलब सारे ही याद होने चाहिए जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व हैं, तो वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इन ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख किया नीचे। तो सत्यमंगलम ये तमिलनाडु में पता ही है, तो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। उसमें ट्राइब्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो है इलूला एंड सोलिगा ट्राइब, एंड पर्सनैलिटी थे वीरप्पन, तो वो भी यहीं पे मतलब अपना एरिया था उनका इधर। ठीक है, दैन नल्लामल्ला फॉरेस्ट है। तो ये सेक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट्स हैं। तो एक कोरोमंडल पोस्ट जो मतलब तमिलनाडु साइड से मतलब इधर की साइड है, और ये बिटवीन रिवर्स कृष्णा एंड कन्नार के बीच में। नेक्स्ट है नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, ये कर्नाटका में। देन काबिनी रिवर यहाँ से ड्रेन करती है। देन इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं कुरुबास एंड जेन। देन शेषाचलम हमने मैनी टाइम्स मतलब डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये थोड़ा मतलब करेक्शन कर देना। देन यहाँ पे तिरुपति ये जो जो टेम्पल है, फॉरेस्ट है ना, कौन सा? ये शेषाचलम वाला ये ईस्टर्न घाट्स में हाँ हाँ, ये तीनों all these don't coincide with any of the western ghats, मतलब क्वेश्चन ही वही है। तो Nallamala is completely, Nallamala and Seshachalam are completely in eastern ghats and Nagarhole is completely in western ghats. तो only Satyamangalam is somewhere between eastern ghats and western ghats, यहाँ पे मिलते हैं। ऑल्सो वो तिरुपति वाला पॉइंट सही है क्या? हाँ वो हाँ, शेषाचलम सही है। ओके, सिर्फ ये वाली गलत था, वो गलती से मैंने वेस्टर्न घाट्स कर दिया था। नहीं इस पर ऐसे ही बोला हूँ, थोड़ा काफी था। नहीं वो ठीक है, तिरुपति टेम्पल उधर ही है। एंड देन वो एक एंडेमिक स्पीसीज के लिए इम्पोर्टेंट है, रेड सैंडर्स। ठीक है, देन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड लाइन पे आ सकता है, वो है डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है।
zoom in. Guys, is the screen visible? हाँ विजिबल है. So I think ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ. सो वेस्टर्न घाट में हाइट रेंज अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, तो हाइट जो है वो ज्यादा है इन केस ऑफ वेस्टर्न घाट. ठीक है, सो वो चीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट स्टेट्स की बात करोगे तो इट बिगिंस फ्रॉम गुजरात, नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. ठीक है, तो इन स्टेट्स को ट्रैवर्स करता है. एंड करस्पॉन्डिंगली जो ईस्टर्न घाट्स है वो उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना एंड तमिलनाडु में. ठीक है, देन एक मेजर डिफरेंस रहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ के कंटिन्यूटी कितना है. सो मेजरली वेस्टर्न घाट जो है कॉन्टिन्यूस है. कुछ बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो हम घाट के नाम से जानते हैं, जैसे थाल घाट, बोर घाट, और कोयम्बटूर के आसपास भी एक घाट है ना. तो वो छोटे छोटे डिसकंटिन्यूटीज है एंड वो पासेस है. और ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो मेजरली डिसकंटिन्यूस है, मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलती है. वेस्टर्न घाट है फॉर्म बाय सबडक्शन ऑफ अरेबियन बेसिन. ठीक है, एंड जो ईस्टर्न घाट्स है दीज आर फोल्ड माउंटेन्स. फिर फर्दर रेनफॉल का भी डिफरेंस है. तो अपने को पता है कि जो वेस्टर्न घाट्स है दे बेसिकली आर प्रमोटिंग ऑरोग्राफिक रेनफॉल. ऑरोग्राफिक मतलब पहाड़ की वजह से जो रेनफॉल होती है. सो जो रेनवर्ड साइड है या जो विंडवर्ड साइड है वहां पे मोस्टली रेनफॉल हो जाता है. और उसके पीछे जो है वो पूरा रेन शेडो रीजन बन जाता है, तो वो पूरा एक्सटेंड होकर ईस्टर्न घाट तक पहुंच जाता है. तो इसलिए रेनफॉल जो है काफी कम रहता है ईस्टर्न घाट में एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स. तो रेनफॉल का डिफरेंस भी देख सकते हो, 1 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर प्लस है इन केस ऑफ वेस्टर्न घाट, एंड इन केस ऑफ ईस्टर्न घाट इट इज लेस देन 100 सेंटीमीटर. सिमिलरली क्योंकि बारिश का इतना एक कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है, तो उसका सेम मैनिफेस्टेशन होता है फॉरेस्ट के फॉर्म में. तो फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में डेंस है, तो कई जगह आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है वेस्टर्न घाट में, वेयरएज इन ईस्टर्न घाट इट्स मोस्टली ड्राई डेसिडियस. तो दूसरा फिर रेनफॉल ज्यादा होती है तो उन एरियाज में लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है. लेटराइट सॉइल मतलब कि वहाँ के जो कंपोनेंट है जो मिनरल्स है वो लीच आउट हो जा रहे हैं. ठीक है, तो वो जो सॉइल बचते हैं उसको हम लेटराइट सॉइल बोलते हैं. ठीक है, एंड मोस्टली उसमें आयरन वगैरह वो सब रह जाते हैं, विच इज गुड फॉर ग्रोइंग कैशू नट. ठीक है, तो कैशू जो है हाँ, तो कैशू जो है वो उसी रीजन में देखने को मिलता है. तो आई थिंक अभी रिसेंटली हमने कहीं वो क्वेश्चन भी किया था कि फेनी कहाँ का जीआई ड्रिंक है, तो वो गोवा में है. तो उसी अलोंग बेल्ट के अंदर अच्छा कैशू नट होता है. ठीक है, फिर सॉइल कॉरेस्पॉन्डिंगली ईस्टर्न घाट में रेड सैंडी है. एंड रॉक्स की बात करें तो चर्नोचाइटिया साइड जो भी बोलना वो है, और रॉक्स इन ईस्टर्न घाट जेनेसिस और कॉर्डेलाइट है. ठीक है, पीक की बात करें तो हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट में अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर है. एंड ये ईस्टर्न घाट में जिंदागढ़ा पीक है, तो ये आई थिंक उड़ीसा के अंदर है. तो पहले थोड़ा महेंद्रगिरी बोलते थे, लेकिन अब ये जिंदागढ़ा जो पीक है वो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे. मेजर क्रॉप्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट में कॉफी है और ईस्टर्न घाट में राइस है. और एक ये भी बात है जो आप बोले थे ना कैश्यू, तो सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र. तो ये न्यूज़ में था, मतलब सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट, तो इसको भी मतलब देख लेना थोड़ा सा, काफी न्यूज़ में आ रहा है. मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा सिल्वर लाइन क्या है, तो कुछ प्लेसेस मतलब के आसपास की प्लेसेस पे आएगा. तो ये तिरुवनंतपुरम से स्टार्ट होके लास्ट है कसूरगी तक भी जाएगा. मतलब तो काफ़ी पार्ट इसमें वेस्टर्न घाट्स का भी आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है. और ये तो हमने काफ़ी बार देख लिया है. देन गार्डगिल एंड कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में लास्ट ईयर वाले पेपर में भी देखा था.
ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है तो बता सकते हो। Then next question था, so one of the implication of equality in society is the absence of, मतलब ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ था क्वेश्चन, जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली एनसीईआरटी उसमें इक्वालिटी चैप्टर है, वहाँ से इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, देन हम जो आर्टिकल 14 में देखते हैं तो दो टाइप इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, जहाँ पे हम मतलब एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, देन ऑल्सो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ, चाहे मतलब कोई कैसा भी हो सबको मतलब सेम सब्जेक्शन होगा सभी पर्सन का, एंड नो वन पर्सन इज अबव द लॉ। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब लाइक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वाले, तो उसमें कि मैंने लक्ष्मीकांत को एक बार चेक कर लेना। दैन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, तो हम इसमें इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस ये देते हैं। देन हियर आर पॉइंट आर इम्पोर्टेंट, लाइफ शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, लाइक कि दो पर्सन अगर जो अलग अलग से ट्रीटेड है अलग टाइप से, तो थोड़े से हम मतलब उसमें डिफरेंस हो सकता है मतलब उनके ट्रीटमेंट में। देन ये भी हम देखते हैं, रूल ऑफ लॉ एक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो न्यूज़ में अभी ये था स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, तो ये देखिए ना श्री रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा सा, तो उनकी एक फिलॉसफी थी विच इज अद्वैता, और तो बाकी सच आई थिंक इसमें देख लेंगे यार, मैंने भी ज़्यादा पढ़ा नहीं इसके बारे में, किसी को कुछ पता हो तो डिटेल में तो बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये मतलब टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाइक यूपीएससी WWF मतलब जो वर्ल्ड वाइड फंड है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मतलब पूछती रहती है उस टॉपिक से रिलेटेड। एक ट्रैफिक इनिशिएटिव के बारे में था, तो ट्रैफिक हम पढ़ते भी हैं एनवायरमेंट में कि एक NGO था जो कि IUCN एंड WWF का था मतलब। ठीक है, देन सेकंड स्टेटमेंट तो एक जर्नल स्टेटमेंट था, तो उससे में भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो सेकंड टू ओनली इसका आंसर था। ठीक है, तो बाकी ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था इंडिया में माइक, जो मतलब एलिफेंट किलिंग तो मतलब प्रोटेक्शन के लिए था। तो एक बार इसके लिए ना WWF की वेबसाइट है जिस पर मतलब लोगो भी देखा हुआ है, उसमें जो जाइंट पांडा होता है वो बना होता है, तो उस पर एक बार देख लेना मतलब उस वेबसाइट पे काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि कौन से एनिमल्स प्लेसेस मतलब उन्होंने कवर करते हैं वो। और इनफैक्ट एक बार वो क्वेश्चन आया था एलिफेंट वाला, शायद 2020 में आया था, तो वो भी उन्होंने डायरेक्ट यहीं से उठाया था। इनकी वेबसाइट पे जाना, आप एक बार चेक करना वहाँ पे एनिमल्स में एलिफेंट, तो वहाँ पे वो एक्जैक्टली सेम टू सेम चीज़ लिखा हुआ था जो भी उन्होंने मतलब स्टेटमेंट दिया था कि 22 मंथ तक जेस्टेशन पीरियड होता है, देन वो मतलब फीमेल लीड करती है, वो सब चीज़ें उसके अबाउट सेक्शन में मतलब एनिमल के उसमें एलिफेंट्स में गिवन था सब कुछ। ठीक है, तो सब न्यूज़ में था ये, तो इसलिए आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था DPSP से, तो DPSP में कितने अमेंडमेंट्स हुए थे अभी तक? 3 अमेंडमेंट हुए, तो वो चीज़ से पूछा था हमने कि 42nd के थ्रू हमने क्या ऐड किया था, तो 3 आर्टिकल ऐड हुए थे, तो आर्टिकल 39 है, 43 है, 48 है। ठीक है, 44 के थ्रू भी एक अमेंडमेंट हुआ था,
एंड देन लास्ट को आ गई 86 अमेंडमेंट एक्ट उसमें। ठीक है, तो जो DPSP है वो हम देखते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है एंड फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। और ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो गिवन नहीं है फिर डिवीजन सोशलिस्ट लिबरल एंड गांधी। तो एक बार देख लेना, ये लास्ट ईयर उसमें भी देखा था, शायद फर्स्ट में डिस्कस किया था ये सब। देन इसमें मैंने एक दो मतलब नीचे ट्रिक किए थे याद करने के लिए, जो मुझे मिल पाए मतलब कि 44 को कैसे याद रख सकते हैं। तो 4 सेम होते हैं, तो सेम मतलब यूनिफॉर्म लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए होता है 44। देन 49, तो 49 इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार एक मतलब मॉन्यूमेंट है, तो इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट के लिए आर्टिकल 49 हो गया। देन आर्टिकल 50, इससे रिलेटेड ये मतलब यूपीएससी ने TYP पूछा है, 2020 में पूछा है मुझे। तो 50-50 मतलब हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किसमें करें, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की पावर्स में। तो उससे मतलब याद रख सकते हैं। और कोई ट्रिक वगैरह ऐड कर देना इसमें, मुझे एक तीन मतलब ठीक लगे थे। ठीक है, तो ये जो हाँ 42nd में 4 DPSP ऐड हुए थे। फोर्थ वन कौन सा था? 39 था ना वो शायद मुझे। हाँ 39 था। ठीक है, मैं वो ऐड कर दूंगा। हाँ 48A के साथ साथ ड्यूटीज भी ऐड हुआ है ना एनवायरनमेंट का। एक ड्यूटी ऐड हुआ था ना। 51A जी ऐड हुआ था। हाँ ड्यूटी तो 86 को ऐड हुआ था ना। हाँ 86 भी, हाँ इसके साथ भी एक ड्यूटी ऐड हुआ था, दैट इज K आई गेस 51K। हाँ इसके साथ 2002 में करेक्ट। राइट, मतलब 48A के साथ साथ 51A भी ऐड हुआ है, उस एक ऐड हुआ है, याद रखना है। तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर 51A के नहीं, ये 51AG है। ऐड के हुआ था 48 के साथ DPSP तो एक ही बार अमेंड हुआ है ना, सॉरी FDs फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ 86 को ऐड हुआ था वो, चाहे तो ये 48A के साथ 51AG भी ऐड हुआ है एंड देन 51AK भी ऐड हुआ है ऐसे। नहीं, वो जो ये 42 था इसमें तो फंडामेंटल ड्यूटीज ही आई थी ना। हाँ वही तो इसमें तो सब आएंगे ना, फिर 51A पूरे आएंगे, G नहीं आएगा। हाँ 10 की 10 आई थी इसके साथ, तो पूरा मतलब 51A जो पूरा पार्ट था ना वो एक इकट्ठा आया था। Dipti voice is not audible I think। बस ये याद रखना ऐड नहीं आर्टिकल, हुआ है, आर्टिकल साथ में 39 पढ़ना है बस। आर्टिकल 39 के अंदर प्रोविजन था दैट चिल्ड्रन वुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू फॉर हेल्दी डेवलपमेंट एंड फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो वो चीज 39F जो है वो ऐड हुआ था इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा याद रखना। तो देखो इसी सिमिलर लाइन पे 2021 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, बट उन्होंने थोड़ा मतलब वर्डिंग चेंज किया था। लाइक इसमें पूछा था 42nd पे तो कौन सा मतलब आर्टिकल ऐड हुआ था, बट अभी थोड़ा राइट करोगे तो तो 2021 में क्वेश्चन आया था कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, तो इसका आंसर था डीपीएस। तो अभी हम देख रहे थे 44 से शुरू हुआ था। ठीक है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ से बना? डीपीएस। डीपीएस। ठीक है, तो मतलब अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है, मतलब देख लेना, मतलब डीपीएस की से तो मतलब एवरी ईयर अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, और कुछ ऐड करना तो बता सकते हैं। आई थिंक हमने 16 वाले पेपर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था डीपीएस की। राइट। और किसी को ट्रिक पता हो तो यार ऐड ऑन कर देना इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये राइट से रिलेटेड था, तो ये भी काफ़ी फेवरेट है, मतलब काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लाइक राइट्स एंड ड्यूटीज में डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन आया था, देन ये डायरेक्टली राइट्स का क्वेश्चन है। तो ऐसा मतलब हो सकता था ये। तो राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, हाँ जो कि गलत है, रिवर्स होता है। देन राइट्स आर प्रिविलेजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हर स्टेट, तो privileges नहीं होते हैं, ठीक है। And rights are claims of the citizens against the state, यही ठीक था मतलब इसमें। तो जो मतलब पॉलिटिकल थ्योरी वाली एनसीईआरटी है, वहाँ से मतलब हो सकता था। तो वहाँ पे जितने भी चैप्टर्स दिए हैं, लाइक अभी हमने देखा था एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन था डायरेक्टली इस टाइप से, सेम यहाँ पे राइट्स पे आया क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मतलब। और हम जनरली पढ़ते हैं कि सारे मतलब वो पढ़ने लगते हैं आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि 14, 15, 16 ये सब, तो इससे ज़्यादा बेटर है ये वाला यहाँ पे करें, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्चुअल वाले टाइप वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन मतलब वही थे, राइट्स वर्सेस ड्यूटीज का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शायद 14 या 15 में था, और कोई क्वेश्चन तो भी आया नहीं इसमें। देन नेक्स्ट अगेन एक मतलब कॉमन थीम पे क्वेश्चन था, जो कि 2019 तक फॉलो की है यूपीएससी ने, 2020 और 2021 में मतलब क्वेश्चन आया नहीं है कोई भी इंडेक्स या रैंकिंग पे या रिपोर्ट पे कोई भी क्वेश्चन, तो मेरे हाई चांसेस हैं कि दोबारा से स्टार्ट करें। तो ये था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से रिलेटेड, तो ये मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। ठीक है, तो और कौन सी रिपोर्ट्स हैं, तो ऑलरेडी मतलब शायद संजय सर ने एक लिंक शेयर किया था, मैंने भी शेयर किया था इसमें 15-16 वाले पेपर में, तो वहाँ देखते हैं ना। बाकी WEF की रिपोर्ट्स हैं, तो मेन रिपोर्ट्स क्या है, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली इंपॉर्टेंट है, देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, देन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक ट्रेंड देखो, WEF की जो भी रिपोर्ट है उसके आगे ग्लोबल है, मतलब जनरली मतलब ग्लोबल वर्ड यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, नॉट वर्ल्ड। एंड आई थिंक वर्ल्ड बैंक जनरली मतलब वर्ल्ड यूज करता है अपनी रिपोर्ट्स के, फिक्स में होता है। तो इस टाइप से थोड़ा मतलब गैस वर्क कर सकते हैं अगर जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये WEF की रिपोर्ट्स हैं कुछ, बाकी डिटेल में तो सर ने एक शेयर किया हुआ है डॉक्यूमेंट, वो देख लेना। देन बाकी ऑप्शंस में मतलब UN ह्यूमन राइट काउंसिल की कोई रिपोर्ट मुझे मिली नहीं, एज सच कोई और रिपोर्ट रिलीज करता हूँ, तो बट उसका जो मतलब होता है मतलब इलेक्शन और उसमें मेंबर्स कितने होते हैं वो एक बार देख लेना, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। देन UN वुमेन से रिलेटेड भी कुछ मुझे मतलब कोई रिपोर्ट मिली नहीं इम्पोर्टेंट, बट UN वुमेन का ये था कुछ कि कब फाउंड हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, और उसके क्या प्रायोरिटी एरियाज हैं, ये देख लेना। तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है और ये फाउंड हुआ था 2010 में, और ऑफिस इन इंडिया है, हाँ है इसका। तो इसका मतलब है कि इंडिया इसका एक मेंबर स्टेट है UN वुमेन का। तो उसके एरियाज क्या थे, प्रायोरिटी एरियाज, तो एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सेकंड प्रमोटिंग लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन, नेशनल प्लानिंग एंड बजटिंग, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पीस एंड सिक्योरिटी, माइग्रेशन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक
वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू द जीसीसी कंट्रीज, तो गल्फ वाला है ना जीसीसी। वही, ये भी रिपीटेड, जीसीसी भी हमने डिस्कस करा एक बार। तो मेन तो जीसीसी में वो है कि ईरान सब मेंबर नहीं है, यही था शायद ऑप्शन में इसको। तो बाकी एक और ऑप्शन था WHO। तो WHO की जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स थी वो ये 3 थी: स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट, एंड देन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, एंड एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज है या फिर वायरल डिसीज है? बैक्टीरियल। और तो कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं होंगे। तो ऑलरेडी मतलब 19 तक तो अभी तक हमने देखा, 17 तक तो एक क्वेश्चन आया है रिपोर्ट्स पे। 19 के बाद से मतलब 2 साल क्वेश्चन नहीं आया, तो मतलब चांसेस हैं कि ये फिर दोबारा स्टार्ट हो। ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने किया नहीं था, वैसे भी ये भी उस पर था, मतलब करंट अफेयर्स पे। तो बाकी और किसी को कंटिन्यू करना अपना पार्ट होगा, ये मैं कर लूँ, मतलब करनी है। इस like 2017 में they have asked about tuberculosis 2 questions और preamble पे 2 questions पूछा है। मतलब वो थीम like at least 3 questions पूछा है preamble पे, at least options में तो है। मतलब ऐसे कोई डिसीज हो, they have asked 2 times। ठीक है, कॉमन थीम्स रिपीटेटिव है काफी। एक ही साल में 2 क्वेश्चंस पूछा। आई थिंक जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर है उसमें वो राइट से ज़्यादा डायरेक्ट वो पूछे हैं, कॉन्सेप्चुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग। देन DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ऑप्शन में भी होना तो उसको टिक कर दो, मतलब इस तरह से लग रहा है, क्योंकि 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था DPSP से रिलेटेड। कोई कंटिन्यू करेगा क्या? एंड एक क्वेश्चन ट्राइबल एरिया से रिलेटेड हो रहा था। मेरे तो मतलब 4-5 ही हुए यार। स्पर्श आपका कंप्लीट है क्या? नहीं सर, मतलब बीच बीच में से हुए हैं मेरे, मतलब रह रहे 2-3। डायरेक्ट कर दो या कोई भी 5 क्वेश्चन कर दो, 5 काफी होंगे। यार आप कर दो, आपकी जितनी है ना। क्या बोल रहे हो संजय? आप कर दो, आपके जितने क्वेश्चन है ना उतने कर दो, बाकी नेक्स्ट कल कंप्लीट कर दो। ठीक है ठीक है। तो इट्स फ्रॉम 20, हाँ ये वाला पार्ट 21 से। एक मिनट प्रसाद। श्योर। Visible, right? Yeah, it's visible. ठीक है। 21 तो मतलब जनरली सा लगा, मैंने कुछ रिसर्च नहीं करा उसके बारे में। तो ये था ड्यू टू सम रीजंस देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस। तो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट था, बट आई ऐड समथिंग टू इट। मुझे राइटअप अच्छा मिला था तो मैं थोड़ा सीक्वेंस ऐड कर दूंगा। ये हम 21-22 बाद में करते हैं, है ना। लेट्स मूव ऑन टू 23rd वन देखते हैं। नेक्स्ट वन 23rd। या हाँ, थोड़ा स्लो स्क्रॉल हो रहा है शायद। हाँ, मे बी चेंजेस है ना ऊपर कॉन्फ्लिक्टिंग, पता नहीं। तो ये था क्वेश्चन अबाउट नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि मैंने नीचे थीम डाला हुआ है। तो NFHS 4 वाज रिलीज्ड इन 2016 और 5th अभी रिलीज हुआ है। तो उसमें एक प्रोमिनेंट डेटा था कि ओवर 50% ऑफ प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट वुमेन वर फाउंड टू बी एनेमिक। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके फिर न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाया था 2017 में, एंड 2018 में ये पोषण अभियान आया था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन।
तो दिस क्वेश्चन इज इन 20 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017, तो जब ये पॉलिसी बना था, तो इसीलिए थोड़ा स्पेसिफिक सवाल है। अगर क्लोजली देखे तो चारों स्टेटमेंट्स समवॉट न्यूट्रिशन से रिलेटेड लगते हैं, बट देन जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता है, ऐसे सिचुएशन में। तो देख लेते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज पोषण। तो ये 2018 का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, which was to improve nutritional outcomes for children, pregnant women and lacting mothers. तो फंडिंग इसका 50% by World Bank and 50% by center, correct? तो and also it was backed by national nutrition strategy which was prepared by नीति आयोग। उसका गोल था कुपोषण मुक्त भारत। तो ये प्रसाद ऑडियो सही नहीं आ रहा है। सॉरी, अभी ठीक है? हाँ, ठीक। हाँ, तो इसके अंदर कुछ टारगेट्स थे। स्टंटिंग 2% से रिड्यूस करना था, अंडर न्यूट्रिशन भी 2% से, एनीमिया बाय 3% एंड लो बर्थ वेट बाय 2% पर एनम। तो ये कुछ टारगेट्स रखे थे उसके अंदर। उसके अंदर एक काउंसिल बनाया गया था, नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसके चेयरमैन थे वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो ये थोड़ा देख लेना, इफ दिस क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड तो थोड़ा कैच है यहाँ पे कि इट्स वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। रिसेंटली पोषण 2.0 लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कॉन्टेक्स्ट में। तो इट वाज अनाउंस्ड इन लास्ट बजट बाय मर्जिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड पोषण अभियान, जो हमने ऊपर देखा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो रिवैम्प कर दिया है पूरे इसको प्रोग्राम को। ऑल्सो मंथ ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज पोषण माह, तो ये एक इम्पोर्टेंट मंथ चेंज करके डाल देता है यूपीएससी कभी कभी। जैसे इस बारी 21 फरवरी का कुछ पूछा था यूनिसेफ के बारे में। तो आगे देखते हैं, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है पोषण वाटिका करके। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी से, स्कूल प्रीमाइसेस से ग्राम पंचायत है, तो वहां पे ही होम ग्रोन वेजिटेबल्स, न्यूट्रिशन रिच वेजिटेबल्स उगाना और वहां पे यूज करना। तो दिस इज बेसिकली टू इंश्योर कि सॉइल भी हेल्दी रहे एंड देन सबको, मतलब सबको एज इन आंगनवाड़ी एंड स्कूल प्रीमाइसेस को ये भी मिला है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा पोषण वाटिका? अंडर पोषण 2.0 ओनली, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही आएगा। Another ministry which is in this is Ayush. करेक्ट, आयुष मिनिस्ट्री। तो एक डिफरेंस है यहाँ पे पोषण वर्सेस पीएम पोषण। तो किसी को पता है पीएम पोषण क्या है? मतलब ये किसी और का नाम था, अभी नाम चेंज करके पीएम पोषण रख दिया है। तो दिस वाज अ मिड डे मील स्कीम जो थी ना, उसका नाम चेंज करके अभी पीएम पोषण कर दिया है। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, पीएम पोषण इज अबाउट नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड पीएम पोषण इज अबाउट मिड डे मील स्कीम, ठीक है। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक इसमें ना एक थीम जो ऑब्जर्व करी है, 2016 में एक क्वेश्चन आया था लाइक इंद्रधनुष से रिलेटेड था, तो वो भी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड था। मतलब तो जो भी मतलब स्कीम आएंगी ना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट। बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्ट में भी एनएफएचएस काफी आए थे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा भी आया ना सर एनएफएचएस 5 भी आ गया। हाँ 5 भी आ गया, फर्स्ट पार्ट लास्ट ईयर था शायद और सेकंड पार्ट ये साल है।
ठीक है, तो ये क्लासिक मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन. So the Factories Act 1881 was passed with a view to fix wages of industrial workers and allow the workers to form trade unions. Second, N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movements in British India. तो second was again मतलब सबको पता है, तो काफी ऑब्वियस हो जाता है. Then first one was थोड़ा दिमाग लगाने वाला स्टेटमेंट, बट ठीक है. देन इसका आंसर 2 हो जाता है बिकॉज 1881 के एक्ट्स में कुछ अलग प्रोविजंस थे जो नीचे डाला है. हम देखते हैं उसे. पहले लेट्स टॉक अबाउट एनएम लोखंडे. तो ही इज नोन एज फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया. उन्होंने कुछ राइट्स गेन करने के लिए हेल्प करा लेबर्स को. फॉर एग्जांपल संडे की छुट्टी, देन हाफ आवर का रिसेस इन द आफ्टरनून, सैलरीज 15 को मिलनी चाहिए पर मंथ. तो ये कुछ उनके उनके राइट्स, मतलब लेबर्स को राइट्स मिले उनकी वजह से. देन उन्हें राव बहादुर कहा जाता था ब्रिटिशर्स से, तो ये भी देख लेना एक बार. ट्रेड यूनियन से काफी टाइम से सवाल नहीं आया, तो मे बी उस कॉन्टेक्स्ट में. देन ही वाज मेरा एक एसोसिएटेड. डाउट है. हाँ लेते हैं. तो ये 18 यहाँ पे 1881 में फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में दे सेड टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस ना. तो कभी फैक्ट्रीज एक्ट में ट्रेड यूनियंस फॉर्म करने का प्रोविजन था ही नहीं, तो उससे ये एलिमिनेट हो सकता है ना. हाँ करेक्ट. मॉडल इतना रिवाइज नहीं करा है मैंने, बट ये पता है कि हाँ फैक्ट्रीज एक्ट में ट्रेड यूनियन का कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं वैसे. हाँ मतलब हम यही पढ़ते हैं, एज, विमेन्स एज एंड चिल्ड्रंस एज, मेंस एज के बारे हाँ में वो पढ़ते हैं. सक्सेसिवली बड़ा ऊपर नीचे करा था उन्होंने. हाँ मतलब हाँ. ये भी था ना, फैक्ट्रीज एक्ट 1880 में थोड़ा प्रोग्रेसिव था, अहेड ऑफ इट्स टाइम. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव लग सकता है. तो मे बी पीपल विल गो फॉर बोथ ए एंड बी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसीलिए शायद वो वैसे फ्रेम करा. इसको डेप्थ में पढ़ोगे ना तो इट वाज नॉट वेरी प्रोग्रेसिव. मतलब बहुत सिंपल चीजें बोली गई थी कि मशीनों को फेंस कर दो और बच्चों को थोड़ी छुट्टी दे दो, बाकी बच्चों और वुमेन के लिए थोड़ी सी छुट्टी दे दो, बाकी एज सच किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं था. एंड इसके पीछे मोटिव ये नहीं था कि इनके लिए हमें फेवरेबल कंडीशन बनानी है. आइडिया ये था कि इंडिया से बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन मिल रहा था ब्रिटिश फर्म्स को, तो उनको हेल्प करने के लिए इंडिया में ये फैक्ट्रीज एक्ट बनाया था. क्योंकि उस टाइम इंडिया वाले भरपूर चाइल्ड लेबर भी लगा रहे थे, वुमेन लेबर भी लगा रहे थे, मेन लेबर भी लगा रहे थे, तो उसकी वजह से वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो रहे थे. तो उनको रोकने के लिए ये फैक्ट्रीज एक्ट लेके आए थे. तो मतलब ज्यादा एसेंस में ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बट ये था कि चिल्ड्रन और वुमेन के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया था, बस इतना ही कह रहा था. हाँ मतलब प्रोग्रेसिव एज इन 1881 के टाइम पे चिल्ड्रन एंड वुमेन के बारे में थोड़ा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना इन दैट सेंस. ऑल्सो हर कोई एक्ट है उसमें, तो उनके हिडन एजेंडास तो बहुत ही थे, वो भी है ही वैसे. राइट. और इसी पेपर में देखोगे ना तो अभी वो एक मेरे पार्ट में वो क्वेश्चन, तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में पूछा हुआ था. तो उस टाइम उन्होंने सोचा हुआ था कि ट्रेड यूनियन से थोड़ा सा ज्यादा सवाल पूछेंगे, तो या देख लें. भी. तो लोखंडे वाज एसोसिएटेड विद 1880 में उन्होंने बॉम्बे हैंड्स मिल एसोसिएशन, आल्सो नोन एज फर्स्ट इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, देन मुंबई कामगार संघ, एंड थर्ड वाज दिन बंधु के वो एडिटर थे जो कि सत्यशोधक समाज का आउटलेट था. ठीक है, तो ये याद रखना दिन बंधु वाला, क्योंकि आई थिंक 2-3 बारी मॉडर्न में आता है दिन बंधु. अरे तो किसी को पता है ये महात्मा गांधी ने किसको बोला था दिन बंधु? एक एक ब्रिटिशर्स थे यार, मुझे याद नहीं है, कुछ बोला था. मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा है. दिन बंधु उनको बोला था बिकॉज दो ही वाज अ क्रिश्चियन मिशनरी, उन्होंने काफी मतलब ही इज नोन टू बी दैट पर्सन जिन्होंने गांधी जी को साउथ अफ्रीका से इंडिया लाया था. तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिन बंधु बोला था. किसी को मैं अपडेट करके डाल दूंगा, बट रमेश CF को काफी पता Andrews. है. Andrews. राइट, उसको बोलते थे दीन बंधु एंड्रयूज. आई थिंक किसी ने बोला ना CF Andrews. हाँ CF Andrews.
तो थोड़ा वर्किंग क्लास मूवमेंट्स। दीप्ति, आप कुछ बोल रहे हो क्या? क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो अरे वीडियो पॉज हो गया। हाँ, तो वर्किंग क्लास मूवमेंट्स देख लेना। मैंने मतलब 1922 तक ही ऐड करे, उसके बाद फिर वो बहुत लंबा होते जा रहा था, तो इतना ही ऐड करा यहाँ पे। सो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, विच इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन 1875, जहाँ पे एनएम लोखंडे एक्टेड एज अ लेबर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो उनका एम था, मतलब थोड़ा एम था उनका कि टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। तो उन्होंने 7 ईयर्स के नीचे वाले एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन की बंद कर दी, प्रोहिबिट कर दी, और 7 से 12 तक वर्किंग आवर 9 आवर्स अ डे रख दिया था। तो ईयर्स थोड़े ध्यान में रख लेना, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा है। 10 साल बाद आया फैक्ट्रीज एक्ट 1891, तो उसमें मिनिमम एज 7 से 9 कर दी और वर्किंग आवर्स कर दिए 8 आवर्स अ डे, जो पहले 9 आवर्स थे। ठीक है, और प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन एट नाइट। तो अगेन ये कुछ एक दो चीजें अच्छी। फैक्ट्रीज एक्ट 1911, ये 20 साल बाद आया। इट वाज बेस्ड ऑन टेक्सटाइल फैक्ट्री एंड लेबर कमिटी 1906। इसमें चिल्ड्रन के लिए सर्टिफिकेशन कंप्लीट, मतलब कंपलसरी था एज के लिए, एंड देन कैप ऑन वर्किंग आवर्स फॉर मेल वाज 12 आवर्स अ डे। ठीक है, और विमेन के लिए आई थिंक 11 आवर्स अ डे था। तो उस सेंस में थोड़ा याद रखना एज कैसे चेंज करा है। देन अगेन 10 ईयर्स के 11 ईयर्स के बाद आया फैक्ट्रीज एक्ट 1922, जहाँ पे मिनिमम एज 9 से 12 कर दी। तो ऐसे याद रखना 7, 9 एंड देन 12। ठीक है, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में किसी को कुछ ऐड करना है? एक जैसे ये हमारे फादर ऑफ लेबर मूवमेंट थे, एक फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट भी थे, वो एनजी रंगा। वो फिर स्वतंत्र पार्टी, और वो दूसरी थी ऑल इंडिया किसान वाली, उससे भी रिलेटेड थे। I think he was the founder of this, na, स्वतंत्र पार्टी। हाँ, राजगोपालाचारी और ये अपने दोनों ने। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर 25th वन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये अगेन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे क्वेश्चन था। अगेन वो कॉमन थीम इसमें पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट फॉर। तो अगेन अगर कैन लिखा है, इसका मतलब है कि द वर्ड्स आर इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। तो अगर ए बी सी मतलब 1 2 3 अगर ऑप्शंस देखोगे आप, तो इनको अगर आपको रॉन्ग प्रूव करना है कि दे आर नॉट पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो उसके लिए आपको बहुत सॉलिड प्रूफ लगेगा। लाइक यू हैव टू गो थ्रू एवरी साइंस लिटरेचर और देन आपको वो क्लेम करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि जहां पे भी आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है या स्टेटमेंट के निगेशन में आपको कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिख रहा है, तो वो स्टेटमेंट पॉजिटिव या मतलब करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैंने थीम भी वही लिखा है कि कैन, एबल टू, मे, माइट, यहाँ पे इंडिकेट होता है पॉसिबिलिटी। तो दैट मीन्स अनलेस लॉजिक फेल्स, वो स्टेटमेंट ब्रॉडली करेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3, मतलब तीनों ही वैसे है। ठीक है, तो थिंक अबाउट निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो निगेशन करके एक बार ही देख लेना स्टेटमेंट का, अगर आपको वहां पे लॉजिक मिल रहा है तो ठीक है, बट आई थिंक ये निगेशन वाला हेल्प्स अ लॉट। तो एक बार ही ट्राई करना है, कोशिश करना कि भाई उसमें लॉजिक लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक पीवाईक्यू 2012 में आया था अबाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और स्टोरेज। इट वाज अबाउट अगेन कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और पूछा गया था कि कौन से यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। किसी को ऑडिटोरियम में इफेक्ट आ रहा है? यस सर। इको आ रही है। मैं तो ठीक है, मैं तो प्लेस भी चेंज कर लिया। अब सही आया सर, अब अच्छा आया आवाज। हाँ नहीं, वो मेरे ख्याल से किसी का माइक ऑन हो गया। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ सर।
तो ये निगेशन एंड ऑल की वर्ड वेस्ट गई क्या? एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर से या आगे चल रहा है? वो आ गई थी, वो सुनाई पड़ गई थी। अच्छा ठीक है। तो अगेन 2012 में ये सवाल था। अगर इसमें क्लोजली देखो, जीरो टाइलेज वाला एक स्टेटमेंट है, ये सीधा उठा के 2020 में क्वेश्चन था अबाउट जीरो टाइलेज एग्रीकल्चर। तो अगेन वो वाला थीम कि प्रीवियस ईयर आपको सब एंगल से डिकोड करने पड़ेंगे इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग। ठीक है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा टाइम मिला नहीं तो बेसिक चीजें रख दी है यहाँ पे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट सॉइल्स एंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इन ओशन। देन नेचुरली भी होता है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से भी होता है। अगर टेरेस्ट्रियल है तो मतलब ट्रीज और प्लांट्स कैप्चर करते हैं, दे यूज इट as a photosynthesis का medium and it is stored as carbon in soils. अगर oceanic carbon sequence है, that means it is absorbed by oceans. जियोलॉजिकल है तो वो ऑयल रिजर्वायर्स, गैस रिजर्वायर्स एंड अनमाइनेबल कोल सिम्स में वो स्टोर होता है कार्बन। ठीक है, ऐड ऑन करना है किसी को कुछ इसमें? ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। The objective of the Butler Committee of 1927 was to, again committees काफी टाइम से पूछे नहीं है यूपीएससी ने, ना ही मैच द पेयर में पूछे, ना ही कोई स्टेटमेंट पूछा है, तो थोड़ा अगेन इम्पोर्टेंट थीम हो जाता है ना। तो इसमें कुछ पीवाईक्यूज थे। अच्छा, कंप्लीट पोस्ट नहीं हुआ है क्या? ठीक है, तो ये 1997 में पीवाईक्यू पूछा गया था, बटलर कमेटी रिपोर्ट। अगेन पीवाईक्यू में बटलर कमेटी था, 2017 में सीधा बटलर पे सवाल पूछ लिया। बटलर कमेटी, हंटर कमेटी, मूडीमन कमेटी एंड हर्डॉग कमेटी। तो इसका आंसर बता सकता है कोई ये पीवाईक्यू का? एक बारी देख के जितने थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर तो ए भी दिख जाएगा। ये जो ये ठीक है। हाँ, दिस इज हाँ, बटलर था प्रिंसली स्टेट्स के लिए, हर्टॉग था एजुकेशन के लिए, हंटर जलियांवाला बाग में से कैर के लिए, यस, एंड मुदिमन फ्रेंचाइज के लिए। डायरेक्टली हाँ, डायरेक्टली करेक्ट। तो डी हो जाता है उसका ऑप्शन फिर। तो अगेन ये थीम मतलब देखना कि पीवाईक्यूज में जो भी पूछा गया कमेटी का नाम एंड ऑल, तो थोड़ा रिसर्च करके रखना उसके बारे में। हाँ, एक और पीवाईक्यू है नीचे, पीवाईक्यू होगा या फिर वो कमिटीज का एक चार्ट डाल दिया मैंने। हाँ, ये मंदार पत्की के नोट्स का एक्चुअली स्क्रीनशॉट है, बट एक जगह पे कंसल्ट करके रखा है उसने, तो दैट्स बेटर। तो मूडीमन कमीशन था 1924, इट इज आल्सो नोन एज रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमीशन। जैसे अभी हमने देखा कि वर्किंग ऑफ डायरकी इन द मूवमेंट रिफॉर्म, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये था। उसके मेंबर्स थे जिना सप्रू, परांजपे एंड शिवास्वामी अय्यर। ठीक है, तो इट वाज इन 1924। कई बार ये भी पूछ लेते हैं सीक्वेंस में 19 कौन से ईयर में कौन सा कमीशन था, तो कॉन्टेक्स्ट में याद रखना। ठीक है, अगेन ये लिंगलोगो कमीशन एग्रीकल्चर पे 1932। लोथियन तो हम कई बार देख चुके हैं, कम्युनल अवार्ड का था। ठीक है, स्ट्रेची कमीशन ये भी शायद पीवाईक्यू में एक बार ही पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट फेमाइन कमीशन है और दो शायद फेमाइन कमीशन थे, याद है किसी को? एक या दो थे, इसने कवर नहीं करा। सॉरी, आप कट हो गया। एक मैकडोनल्ड था और दूसरा याद नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है आपकी। आई थिंक ये कैम्पबेल वाला उसने कवर करा है, और एक लियोल करके था कमीशन, हाँ, राइट? स्ट्रेची वाज द फर्स्ट एंड लियोल वाज द सेकंड, और कैम्पबेल ओडिशा के लिए था स्पेसिफिक।
तो ये 3 फेमाइन कमीशन था। एक फेमाइन की वही मैकडोनल्ड कमीशन भी थी शायद, वो कंफर्म करके मैं बताती हूँ। बता देना कंफर्म करके। वुडहेड थी। बोल रहे हो रेमंड सर? ठीक है, तो नेक्स्ट। हाँ हाँ नेक्स्ट कर लेते हो। तो कमीशंस तो फेमाइन पे 2-3 है, मैकडोनल्ड भी है और वो भी है वुडहेड। हाँ ठीक है, आगे चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये रिसेंट मतलब तभी का फ्रेश करंट अफेयर्स था, तो उन्होंने वैसे पूछ लिया कि दिस टर्म XYZ इज समटाइम्स न्यूज सीन इन न्यूज। तो ये मैंने पैटर्न मतलब हर ईयर में मैंने डिस्कस करा है कि अगर ऐसे कोई टर्म पूछता है ना यूपीएससी, तो उसके जो चारों ऑप्शंस होते हैं वो काफी नॉर्थ साउथ होते हैं। मतलब अगर देखोगे, फर्स्ट इज अबाउट सोलर पावर, सेकंड इज अबाउट सम टीवी चैनल्स, थर्ड इज अबाउट फूड प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ वन इज अबाउट सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो थोड़ा बहुत भी पता है ना, तो दिमाग में स्ट्रेस लगा के मतलब एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करो इन्फॉर्मेशन की, कहाँ पढ़ा था, कुछ लॉजिक है क्या इसके पीछे, एंड आई थिंक यू विल गेट द आंसर। मतलब ले सकते हो रिस्क से इसमें, जहाँ पे भी रिसेंट इसमें पूछा कॉन्टेक्स्ट में। तो डिबेट क्या थी, 2016 में डब्ल्यूटीओ ने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो था इंडिया का अंडर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, वो इलीगल बोल दिया था और डब्ल्यूटीओ ट्रेड रूल्स के खिलाफ ऐसे बोल दिया था। यूएस ने चैलेंज करा था इंडिया का ये सब्सिडी टू सोलर प्रोजेक्ट्स। तो क्या था ये डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट? तो ये था कि इट वाज अबाउट यूटिलाइजिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड solar modules and sales for solar projects in India which are set up under GISM। तो जब तक इंडिया यूएस के सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स यूज कर रहा था, तब तक यूएस ने क्लेम नहीं करा था। बट एज सुन एज हमने अपने डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड वालों को सब्सिडीज देना स्टार्ट करा, तो यूएस वेंट टू डब्ल्यूटीओ एंड डब्ल्यूटीओ ने हमारे अगेंस्ट वो ये दिया था, डिसीजन दिया था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब रिसेंट में था। ठीक है, जो कुछ 28, 29, 30 तो यार अभी करा नहीं है, सो सॉरी, मैं कल कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो फिर बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं ना। आप सब लोग यार प्लीज अपना पार्ट कंप्लीट कर लेना है ना।